मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओसे नादर देता नीता धारे धीम धीम तना नादर देता नीता धारे धीम धीम तना नादर देता नीता धारे धीम धीम तना नादर देता नीता धारे। ओसे तना धीर धीर तना धीर 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 तुम धीर धीर धीर। नादर गिरता तुम धीर गिरता तेरी गिरता जाने नादर देता नीता ओसे नादर देता नीता ओसे नादर देता नीता धारे धीम धीम तना ना। श्रोताओं नमस्कार। इस महान विश्व में संगीत की बात ही कुछ और है। अभी हमने जो गीत सुना, मधुबन में राधिका नाचे रे, कितना खूबसूरत गीत है। अब वैसे तो इस गीत की जो सुंदरता है वो बढ़ाने वाली कई बातें हैं। एक तो मधुबन का वातावरण, राधा कृष्ण का प्यार, हमीर राग में बंधी हुई निहायत खूबसूरत तर्ज, और भी बहुत सी बातें हैं। एक तो गीत के शब्द है, फिर बहुत ही सुंदर तरह से इसे गाया गया है, बजाया गया है। लेकिन इस गीत की सुंदरता बढ़ाने वाली एक खास बात है, और वो बात क्या है ये जान लेने के लिए आज हम यहां मौजूद हैं। तो ये बात हम पूछते हैं श्री समीर सूर्यवंशी जी से। समीर जी खुद पंडित अनिंदु चटर्जी के शागिर्द हैं और तबला वादन में एक बहुत ही अच्छे कलाकार के रूप में वो जाने जाते हैं। तो समीर जी नमस्कार, आपका स्वागत है। तो आप ही बताइए कि ये मधुबन में राधिका नाचे रे, ये गीत हो या कोई भी गीत में ये खूबसूरती लाने वाली जो बात होती है वो क्या है? मंगेश साहब, आप भी तो जानते हैं कि वो चीज है तबले के साथ संगत। बिल्कुल। तबले की साथ संगत इस गीत के लिए क्यों, बल्कि किसी भी गायन या वादन के लिए न मिल जाए तो उसका मजा फीका फीका हो जाएगा। देखिए, मैं आपको इसकी एक झलक दिखाता हूँ। बिल्कुल, बताइए। माधव जी एक कोई बंदिश बजाइए हारमोनियम पर। देखिए, अब इस वक्त मैं तबला बजा नहीं रहा हूँ, अब मैं शुरू करता हूँ, तो इसको अंजाम कैसा हो जाएगा देखो। क्या बात है, वाह। देखिए वो बंदिश में जैसे जान आ गई है, और इसे ही ताल कहते हैं। बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि तबला एक अटल साथीदार है। बिल्कुल। गायन हो, वादन हो या नृत्य हो, इसमें तो एक निहायत जरूरी बात होती है कि तबले की साथ हो, संगत हो। अब ये तबला वाद्य तो बहुत पुराना है, हम हमेशा उसे देखते आए हैं, लेकिन इसे जान लेना ये बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि इसे बताने वाले भी आजकल मिलते नहीं। और दूसरी बात ये कि आजकल की हमारी जिंदगी जो गतिमान जीवन हो चुका है हमारा, इसलिए लोगों के पास वक्त भी नहीं है जान लेने के लिए। तो हम सोचते हैं कि इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो दर्शक है, हमारे जो प्रेक्षक है, जो विद्यार्थी हैं, उनको हम तबले के बारे में कुछ बताएं। और तबले के बारे में बताने के लिए समीर जी, आपसे बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है? क्योंकि आप तो तबला वादक भी हैं और बहुत अच्छे गुरु से आपने तालीम भी पाई है। तो हमें बताइए कि ये क्या बात है, तबले की क्या बात है? देखिए, तबले के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम ही है, लेकिन ये काम इसीलिए मुझे बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा। बिल्कुल। और आप जो बात कर रहे हैं कि ये छोटी बातों से लेके बड़ी बातें तक छात्राओं को या फिर संगीत प्रेमियों को कुछ बताया जाए तो तबले के बारे में उनका ज्ञान बढ़ जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं।
ये आप सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे अभी हमने जो गीत सुना था कि उसमें एक बोल आया था कि मृदंग बाजे धूम किट धूम ताता। जी हाँ। तो जिक्र मृदंग का है, पखवाज का है, तो ये तो तबले का पूर्वज है ना मृदंग। जी हाँ, तबले में और मृदंग में ये फर्क है कि मृदंग तबले का पूर्वज है। पहले मृदंग का निर्माण हुआ। अच्छा। ये जो है इसे मृदंग कहते हैं। हाँ, उसके बाद तबले का निर्माण हुआ। इसमें समानता क्या है, तो ये दोनों ताल वाद्य है, लेकिन देखो ये एक ही वाद्य है। हाँ, हाँ, ये भिन्न भिन्न है। इसे तबला और इसे डग्गा कहते हैं, कुछ लोग इसे दाया बाया भी कहते हैं। हाँ। तो दाया बाया तो आप कह रहे थे समीर जी। जी हाँ। लेकिन जो दाया है ये कौन सा है? देखिए, दाया ये है, बाया ये है। अच्छा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दाया जो है हाँ। आप बाएं हाथ से बजा रहे हैं। जी, मैं लेफ्ट हैंड तबला प्लेयर हूँ। यानी कि मैं दाया बाया से बजाता हूँ और बाया दाया से। अच्छा, यानी बाएं से भी बजाया जाए तो ये दाया ही है। जी। क्या बात है। तो मृदंग में वाद्य एक ही होता है और तबले में दो होते हैं। जी हाँ। अच्छा, इन दोनों को तबला और डग्गा कहते हैं ना? जी हाँ, इसे तबला कहते हैं और इसे डग्गा कहते हैं। तो ये बाया जो होता है तो पहले वाला। जी हाँ, हाँ? ये। हाँ। और जो दाया है हम्म, तो ये दोनों मिलकर तबला कहा जाता तबला है। कहा जाता है। वैसे तो अकेले इसको तबला कहा जाता है, लेकिन तबला और डग्गा दोनों दोनों मिला को के मिलकर तबला ही ही कहा तबला जाता है। बजाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कहते हैं कि भाई हमने किसी पंडित जी का तबला वादन सुना या किसी उस्ताद जी का सुना तो वो तबला वादन बहुत ही प्रभावशाली था। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ तबला है, इसमें डग्गा भी शामिल है। यानी कि तबला और डग्गा का संतुलन निभाकर तबला वादन होता है। अच्छा, दोनों का कोऑर्डिनेशन बजाने में हाँ, होना, समन्वयन होना बहुत समन्वय। जरूरी है। क्या बात है। तो क्या ये बताइए कि ये तो हमें बातें मालूम हुई अभी आपसे, जी हाँ। लेकिन दाएं बाएं के बजाने में हम्म, या उसके नाद में हाँ, मूलतः अंतर क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। नाद में अंतर बहुत है। तबला यानी सिर्फ तबला और डग्गा का एक ही नाद है ऐसा नहीं है। तबले का नाद तो देखिए ये है। अच्छा। और डग्गे का फर्क है। दोनों नाद में अंतर है। इसके लिए यानी- मुझे उदाहरण देना पड़ेगा जो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तीन ताल जो है, हाँ। जो पॉपुलर ताल है, लोकप्रिय ताल है, काफी लोगों को पता है, तो वो सिर्फ मैं तबले पे बजाता हूँ और सिर्फ डग्गे पे बजाता हूँ और फिर दोनों को मिला के बजाओ तो देखो कैसा उसको रूप आ बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ पहले तबले पे तीन ताल बजाता हूँ, देखो कैसा फीका फीका लग रहा है। फिर सिर्फ डग्गे पे देखिए। लेकिन ये जो दोनों मिलके बात करते हैं तो हाँ, क्या बात। ये बात है। तो ये दोनों के संतुलन से ये होता है। और मैंने कुछ किया नहीं। देखो, मैंने सिर्फ तबले पे जो बजाया, डग्गे पे जो मैंने पहले बजाया, वो दोनों को जोड़कर बजा दिया। बस मिला दिया आपने। बस मिला के बजा दिया। यानी दोनों के नाद में ही फर्क है। हाँ, आदमी फर्क। तो मेरे ख्याल से ये फर्क जो है ये इन दोनों की यानी तबला और डग्गे की जो बनावट या बुनावट है जी हाँ, उसके गठन में ही बड़ा अंतर है, इसलिए ये जो फर्क है। गठन में अंतर है। सच बात है। गठन की जो बुनावट है इसकी, तबले की और डग्गे की, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने तबला और डग्गा दोनों है। ये तबला और डग्गा में काफी अंतर है। इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा अगर बताना है तो हम एक एक अंग के बारे में अगर बताएंगे तो आपको ज्यादा उसके बारे में ना, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही पेचीदा बनावट है इसकी। जी हाँ। अब ये देखिए कि यहाँ ये स्याही लगी हुई है, ये चाटी है। जी हाँ। इसे आप क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। देखिए, ये जो है इसे सियाही कहते हैं। इसके आगे वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे मैदान या लव भी कहते हैं। इसके आगे वाला जो हिस्सा है इसे चाटी कहते हैं, चाट या किनार। अच्छा। हाँ? इसके आगे वाला जो हिस्सा है इसे गजरा कहते हैं। गजरा का मतलब आप समझ गए, जो महिलाएं अपने भला कौन नहीं जानता गजरे को? पहनते हैं महिलाएं। समीर साहब, हाँ, मैं तो देख वो रहा हूँ गजरे कि की ये जो गजरे की जो है, बुनावट है बिल्कुल वो गजरे जैसी। गजरे जैसी, इसीलिए इसे गजरा कहा गया है। क्या बात है। और उसके आगे की जो बात है, ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसे वादी कहते हैं। अच्छा। और उसके आगे वाला जो हिस्सा है, हाँ, हाँ। ये लकड़ी का गट्ठे से, जिसे स्वर हम्म। में तबला जो स्वर से मिलाने के लिए, स्वर में मिलाने के लिए इसका उपयुक्तता है, ये गट्ठे की। बिल्कुल। और आप एक और करेंगे, इसके जो बात है, ये नीचे किस तरह इसे गुफा गया है, तो पूरा ये चमड़े का है और चमड़े के वादी से ही, इसे पट्टी जिसे कहते हैं, इसे गुफा गया है। ठीक समीर जी, मैं ऐसी देख रहा हूँ। बनावट डग्गे की भी है। हाँ। अब देखेंगे
यहाँ सियाई है, यहाँ मैदान है, यहाँ चाटी है, ये गजरा है, फिर वाद्य है। और ये जो और इनमें समानता तो एक है कि ये चर्म वाद्य है, क्योंकि इसमें भी चमड़ा है, इसमें भी चमड़ा है। आप चमड़े का इस्तेमाल देखिए, लगभग 50% तो इसमें चमड़े का ही इस्तेमाल 50 से भी ज्यादा है। ज्यादा अच्छा, भी ये होगा जो शायद। चमड़ा है, और दूसरी बात आपको, ये कौन से प्राणी का चमड़ा होता है? ये तो बकरे का होता है। और देखिए और एक बात, इसमें सिर्फ भिन्नता यह है कि ये लकड़ी का है। हाँ। तबला जो है ये लकड़ी से बनता है, और ये जो है ये बर्तन से बनता है। अच्छा, तो इसमें लकड़ी ही क्यों इस्तेमाल की गई है? उसकी कुछ खास वजह है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। लकड़ी ही इस्तेमाल क्यों की गई है? क्योंकि लकड़ी वनस्पति से जन्मी होती है। अच्छा, यानी कि ये अंदर से बारीक छेदों से, रंध्रों से भरी होती है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक होती है। तो इसीलिए इसका जो नाद है ये गूंजता हुआ बाहर आता है, तो इसीलिए लकड़ी का इस्तेमाल इसमें ज्यादा तौर पर होता है। अच्छा, फिर डग्गा जो है तो वो लकड़ी का क्यों नहीं बना? उसे धातु का क्यों बनाया गया है? जी, सच बात है। देखिए, इसका नाद में और इसमें नाद के में क्या अंतर है मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये इसमें ये बर्तन ही क्यों इस्तेमाल होता है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसका काम जो है, इसको घिन 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 घे 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 घे, या जो भी घूमना, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं रेजोनेंस, ये इसका नाम कहते हैं। अनुरणन कहते हैं। तो ये अगर करना है तो इसके लिए धातु के ठोसपन की वजह से वो जो नाद है वो इकट्ठा होकर बाहर आता है, फैलता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात डग्गे की है। अच्छा, जैसे कि तबले का नाद फैलता है, जो फैलता है। अब ये देखिए, इसमें अगर बल देके बजाना है तो धातु के जैसा ठोस कोई साधन नहीं है। जैसे हम लोग कभी तबला वादक लोग घिस काम भी कहते हैं, जैसे ये कहने के बहुत बल देके बजाना होता है, मतलब तो इस वक्त जो प्रेशर लगता है, यानी दबाव होता है, तो इस पे धातु जैसा कोई साधन नहीं है। बिल्कुल। आप देखिए ये शुरू में मिट्टी के डग्गे काफी, हाँ, मैंने देखे हैं, काफी जगह मैंने देखे हैं कि मिट्टी के भी डग्गे बनते थे। हाँ, तो आजकल उसका लोग कम प्रचलन देखने आज है कुछ जगह है, कुछ जगह है, लेकिन उसे ज्यादातर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? यही ना, अगर बल देके बजाना है तो इसका उससे फूटने का डर होता है। और तबला वादन में काफी क्या बोल सकते हैं हम उसे, बदलाव आ गए हैं। तो इसीलिए मिट्टी के तबले अब नहीं, कम रहे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी के डग्गे से इसका जो आवाज है, इस डग्गे का जो घुमारा जो है वो ज्यादा अच्छा रहता है, ये हमने देखा है। और एक बात है कि अगर कलाकारों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, यानी कि यातायात में ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिट्टी का डग्गा लेके गए तो डर लगता है। बिल्कुल, इसमें वो डर नहीं है, ये उसकी बड़ी बात है। बिल्कुल, यानी जिस वजह से हमारे बर्तन पहले मिट्टी के थे, बाद में धातु के बने, उसी वजह से ये वाद्य यंत्र में भी बस बहुत ये धातु का प्रयोग। अच्छा, ये बताइए समीर जी कि ये डग्गा बनाने में तांबा, पीतल या लोहा, इनमें से कौन सी धातु का प्रयोग अच्छा रहता है? इन तीनों का कारागिर बराबर ही है। आप कोई भी इसमें से धातु इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें ये शीशम, कटहल, आम, ऐसे लकड़ी से ये तबला बनाया जाता है। वैसे धातु जैसे आपने बताया, तांबा, पीतल, लोहा, किसी से भी हम बना सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही खास जानकारी आपने दी। समीर जी, एक खास बात मैं देख रहा हूँ कि चमड़े का प्रयोग तबले में कुछ ज्यादा ही हुआ है, तो ये जरा समझाइए हमें, ये जो गुत्थी है इसके बारे में जरा ज्यादा तफसील से बताइए हमें। देखिए, आप अगर किसी भी तबला बनाने वाली दुकान पर झांकेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि वहाँ के कारागिर कितनी मीनमेक से काम में लगे हैं। ये हर किसी के बस का काम नहीं है तबला बनाना। देखिए, आप देख रहे हैं ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तबले पूरे चमड़े का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ से लेके शुरू से लेके अंत तक, ये जो बिल्कुल सब चमड़ा है। तो इसके लिए इसे हम चर्मवाद्य कहते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन इसका जो स्वर का ज्ञान जो है वो कारीगर को अच्छा होगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर तबला बनाने में कोई मतलब नहीं। तबला बनाने वाले को सबसे पहले स्वर का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, तो वो अच्छा तबला बना सकता है। बिल्कुल, इसकी बनावट में काफी कारीगरी तो की है। समीर जी, तबले के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि तबले के नीचे ये कुछ रखा हुआ है और उस पे तबला रखा हुआ है, उस पे डग्गा रखा हुआ है जी। तो ये क्या चीज होती है? ये
देखिए ये हमारे तबले की बैठक है। इसे रिंग भी कहते हैं, चुंबल भी कहते हैं, तबले रखने का स्टैंड उसको बोल सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये तबला इस पर रखा जाएगा। इसमें नाद का भी एक शास्त्र है। अगर आप ऐसा बजाएंगे तबला तो इसके नाद में अंतर आएगा, और आप इस रिंग पर रख के बजाएंगे यानी कि उस बैठक पर रख के बजाएंगे तो अंतर आएगा। बिल्कुल और ये अंतर बात है ज्यादा से ज्यादा ये डग्गे में तो बहुत होती है। जैसे कि ये देखिए, आप सुन लेंगे, ये आवाज देखिए, बिल्कुल। और ये देखिए कितना फर्क आ गया। बहुत ही फर्क पड़ता तो है। ये रिंग सिर्फ रखने के लिए नहीं, तो ये नाद निर्मित ने भी, यानी कि तबले के लिए जिसे कह सकते हैं अनुनाद, या इसके लिए भी उसका सहाय्य होता है, और इसके लिए तबले के लिए, डग्गे के लिए, अरुणन के लिए भी इसका यानी महज ये महत्व सिर्फ बैठक नहीं है, तो उसके नाद में भी बहुत बड़ा योगदान देती ये है। सहाय्य देता है। नाद निर्मित में इसका थोड़ा सहाय्य होता है। देखो छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन उसका कितना बड़ा उपयोग होता है। और ये नाद का या सुर का जो अंदाज होता है जी, कि जैसे कि आप कहते हैं कि ये फला फला सुर का तबला है, हाँ। ये फला फला पट्टी का तबला पट्टी है। का स्पीच। तो ये इसका पीच जो होता है, तो ये कैसे तय होता है? ये तो सियाही तय करती है जो कि ये तबला किस स्वर में बजेगा। ये सियाही या मिट्टी से घोटने से सियाही बनती है। और सबसे बड़ी बात उसका डायमीटर यानी कि आकार, ये भी ये तय करता है कि ये तबला किस स्वर में अच्छा बजेगा, हाँ। या फिर किस स्वर में रहेगा। बिल्कुल। देखिए आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ। ये जो तबला है, ये ढाला तबला है, यानी कि इसका डायमीटर देखो बड़ा है और ये छोटा है, तो इसे ढाला कहते हैं। इसे ढाला कहते हैं, और इसे टीप का तबला कहते अच्छा। हैं आमतौर पर। आप इसका देखेंगे, अब ये 7 इंच से लेकर ये 5 इंच तक हाँ। इसका जो आकार है ये कम ज्यादा होता रहता है, यानी कि 12 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर के आसपास कुछ बिल्कुल ऐसा होता है। और ये ढाला, और इसे टीप का तबला कहते हैं। तो ये जो डायमीटर है ये भी ये तय करता है कि ये तबला किस स्वर में अच्छा बजेगा। ये अलग अलग स्वर के, तो मैंने जैसे आपको बताया कि 7 इंच से 5 इंच तक के। अच्छा, ये देखने के बाद मेरे दिल में ये भी सवाल उठता है समीर जी हाँ। कि ये जो बड़े मुंह वाला तबला है, हाँ। जिसे आपने ढाला कहा था, और ये टीप वाला जो है, हम्म। तो ज्यादातर ये कहाँ इस्तेमाल होता है और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये जो है काली 4, काली 5 इस स्वर के लिए इस्तेमाल होता अच्छा। है। और ये जो है काली 1, काली 2 या फिर सफेद 3, जैसे हम बांसुरी के साथ सफेद 3 ऊंचे स्वर। ऊंचे स्वर के लिए इस्तेमाल होता है। अब थोड़ा ढाले तबले का और टीप के तबले का जो नादांतर है, नाद में जो अंतर है, जी हाँ। तो आप हमें बजा के सुनाइए ना जरा। ये जो वाद्य है, ये संगीत में किस तरह उसका प्रयोग होता है, किस तरह इस्तेमाल होता है, जी, ये बात भी जानना बहुत जरूरी है, और वो भी हमें बताइए आप। हम तो इसी बात की राह में हैं बिल्कुल। कि ये कैसे आपको तबला वादन के बारे में भी कुछ हम बता सके, समझा सके। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। जी। तो श्रोताओं, ये थे समीर सूर्यवंशी जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी तबले के बारे में, तबले की बनावट के बारे में, तबले की बुनावट के बारे में, तबला कैसा बनता है, किस चीज़ का बनता है, लोहे का बनता है, तांबे का बनता है, पीतल का बनता है या लकड़ी का बनता है। जैसे कि आपने देखा कि लकड़ी का तबला होता है और धातु का डग्गा होता है, और इन दोनों के समन्वयन से किस तरह से नाद निर्मित होती है, सुंदर नाद हम सुनते हैं इन माध्यम से। ये तो रही तबले के बारे में जानकारी। अभी तो हमें जानकारी लेनी है कि ये तबला संगीत के साथ, यानी गायन वादन या नृत्य के साथ कैसे प्रयोग होता है, उसका कैसा इस्तेमाल होता है। तो ये बातें भी हम समीर जी से जान लेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। Dhim, dhim, ta na na na, dhir dhir ta ni ta dha re dhim, dhim, ta na na na.